आज हम साइंस का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। बच्चों, ये चैप्टर जो है वो एक ट्रिप फॉर्मेट में है। ठीक है, पहेली एंड भूजो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे गए हैं और ट्रिप पे कौन सी जगह गए हैं? फॉरेस्ट में गए हैं। वहाँ पर वो डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं और साथ में ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने प्रोफेसर के साथ कि कौन सी चीज़ का क्या रोल है और कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो इस तरह से वो अपनी फॉरेस्ट ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो आप भी उनके साथ इस फॉरेस्ट ट्रिप का मज़ा लीजिए। चलिए बच्चों, विद द एक्टिविटी 17.1 ऑब्जर्व द various things in your home and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest। कहने का मतलब ये है कि आप अपने घरों में डिफरेंट चीज़ों को देखिए, ठीक है, और उनमें से एक लिस्ट तैयार कीजिए कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिली है। ठीक, You might have many wooden items on your list। और आपकी लिस्ट में ज़्यादातर जो सामान होगा ना वो लकड़ी का होगा, जैसे कि प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। तो कितना सारा मटेरियल जो हो गया बच्चों, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? जंगलों से मिल रहा है। डू यू नो दैट gum, oils, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the product which we get from the forest। गम्स क्या होते हैं बच्चों? गम को बोलते हैं हम गोंद। ठीक है, गोंद देखे होंगे आपने, तो ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जो ऑयल्स है, तेल है, जैसे कोकोनट है ना, वो कहाँ मिलता है? जंगलों में। और हम कोकोनट से तेल निकाल लेते हैं तो कोकोनट ऑयल। तो इसी तरह से कई सारी चीज़ों के ऑयल्स हमें जंगलों से मिल जाते हैं। स्पाइसेस, अलग अलग तरीके के मसाले मिलते हैं हमें जंगलों से, जैसे दालचीनी हो गई, तेज पत्ता हो गया, और भी बहुत सारे मसाले हैं जो हमें जंगलों से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉडर फॉर एनिमल्स, यानी जो जानवर हैं उनके लिए चारा कहाँ से आता है? जंगलों से आता है। मेडिसिनल प्लांट्स यानी दवाई बनाने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से मिलते हैं। तो बच्चों, हम हर तरफ से किस पे डिपेंड हो गए? जंगलों पे डिपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि हम अगर बीमार पड़ेंगे, हमें दवाई चाहिए, तो कहाँ से आएगी? जंगलों से। हमारे फूड में स्पाइसेस कहाँ से आएंगे? जंगलों से। हम जहाँ रहते हैं वो फर्नीचर कहाँ से आएगा? जंगलों से। ऑयल्स, गम्स, इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों जो जंगल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जंगल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई हमें जंगलों को नहीं उजाड़ना है। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि वहाँ पर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे थे, एक टाउन के बाहर उन्हें फैक्ट्री लगाना था और इसके लिए वो जंगलों को उजाड़ रहे थे, है ना। इसी के लिए तो ये सजेशन मना किया गया था कि ऐसा नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? तो इसकी इम्पोर्टेंस हम धीरे धीरे करके, जैसे जैसे बच्चे जंगल में घूमते जा रहे हैं, अपनी स्टोरी बताते जा रहे हैं, हम समझते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको? आगे देखिए। बेस्ड ऑन द products that we get from plants, try to fill the table 17.1। एक टेबल दे रखी है, उसमें फिल कर देना। The example of each plant is already given। एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे देखो। शीला wondered who would have planted these trees। अब शीला जो है वो सोच रही है कि इन पेड़ों को लगाता कौन है ना। ये पेड़ क्या अपने आप ही उग जाते हैं या सब लोग जा जाके एक एक पेड़ लगाते हैं फॉरेस्ट में? तो प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। हमारे नेचर में जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो काफ़ी बीज प्रोड्यूस करते हैं, बीज बनाते हैं। जैसा आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, पेड़ जो हैं वो बीज बनाते हैं ना। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम
टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग एंड सैपलिंग्स। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो शीला का क्वेश्चन था वो ये था कि ये प्लांट्स क्या अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं? नहीं बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर प्रोफेसर अहमद उन्हें बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की जमीन है ना, जमीन वो एक फेवरेबल कंडीशन पैदा करती है और जो ट्रीज हैं वो बीज पैदा करते हैं। तो जैसे ही बीज जमीन पर गिरते हैं तो उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और इस तरह से वो अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो कोई उन्हें वहाँ लगाने नहीं जाता, फॉरेस्ट में कोई भी पेड़ लगाने नहीं जाता, वो अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। ठीक, आगे देखो, द फॉरेस्ट फ्लोर ये हो गया। अब देखो सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स, ये दोनों देखना है। सीडलिंग्स का मतलब क्या हो गया, जो बीज हैं, बीज, और सैपलिंग्स का मतलब हो गया यंग ट्री, यानी बहुत छोटे छोटे पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और उसमें से कुछ जो होते हैं वो बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री above the stem is known as crown of the tree। उसने फिर अपनी बात और बोली, मतलब अपनी बात आगे कंटिन्यू की कि जो ट्री है, ट्री उसमें ये देखो बच्चों स्टेम है। ठीक है, स्टेम के ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये क्राउन है। क्या है? क्राउन। इसमें भी क्राउन है, इसमें भी क्राउन है, इसमें भी क्राउन है और इसमें भी क्राउन है। इसको क्राउन कहते हैं। ठीक है, क्राउन ऑफ द ट्री, ताज, एक तरह से ताज ही तो है ट्री का। देखो, अच्छा आगे समझो। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest। मतलब प्रोफेसर अहमद बच्चों से पूछते हैं, बच्चों देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, उनकी जो छत है, उनके जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा वो एक तरह से छत का काम करती है। और प्लांट्स के लिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है, उनकी जो ब्रांचेस निकली हुई हैं ऊपर की तरह, वो एक छत का काम करती है। जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में, उनके लिए। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड कैनोपी, और उन्होंने उन्हें बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, कैनोपी। ठीक है, अच्छा आगे देखो बच्चों। विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, यानी आप अपने आस पड़ोस के जंगल में और पार्क्स में जाकर जरूर देखिए। ठीक है, जरूर जाइए। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। अब ट्रीज को बच्चों गौर से देखो और उन्हें पहचानने की कोशिश करो। You can take the help of some elders or book on the trees। आप किसी किताब की मदद ले सकते हैं या फिर किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। वो आपको ट्री का आइडेंटिफिकेशन करने में, ट्री को पहचानने में, उसका नाम पता लगाने में आपकी मदद करें। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। फिर आप लिस्ट बनाइए एक, सच एज हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आप एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने ये एक प्लांट देखा, इसकी हाइट ये है, इसकी शेप ये है, इसकी लीव्स की शेप कुछ इस तरह की हैं, और इसके क्राउन के बारे में लिख दीजिए, फ्लावर्स इसके कौन से हैं और फ्रूट्स कौन से हैं। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं बच्चों। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक पार्क में इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर परफॉर्म करना, आपको काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज, और कुछ ट्रीज के कुछ क्राउन्स आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। क्राउन्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पेड़ है तो ये हो गया क्राउन। बच्चों आपने छोटे में इस तरह की पिक्चर ज़रूर बनाई होगी, है ना, बनाई है ना। तो आप क्या बनाते हो, ये क्या है, ये ट्री का क्राउन है। समझ गए अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट trees had crowns of different types and sizes। अब उन्होंने
बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो कि जो ट्रीज हैं वो ट्रीज के जो क्राउन्स हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। देखो बच्चों, इसका क्राउन कैसा है, वी शेप में। इसका क्राउन कैसा है, कुछ इस तरह से, लगभग यू शेप लग रही है ना। अच्छा, इसका अब ये देखो, इसका क्राउन कुछ अलग है, इसका क्राउन कुछ अलग है। तो अलग अलग ट्रीज के अलग अलग क्राउन्स होते हैं और अलग अलग साइज के पेड़ भी होते हैं। These had created different horizontal layer in the forest। और ये एक अलग तरीके की हॉरिजॉन्टल लेयर क्रिएट करती है जिसको हम अंडरस्टोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरस्टोर्स। ठीक है, देखो इस पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करो बच्चों। ये हो गया जो बड़े बड़े ब्रांचेस निकलती हैं ना पेड़ पे, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया जो छोटे प्लांट्स को कवर करता हुआ चलता है ना, इसको कैनोपी कहते हैं। ठीक, और ये जो सारे मिलकर ये जो प्लांट्स हैं, देखो ध्यान से इन प्लांट्स को, तो इन प्लांट्स में ये लोग एक हॉरिजॉन्टल लेयर जैसी बना देते हैं। इसी को हम देखो, इसकी एक लेयर ये, इसकी एक लेयर ये, इसकी एक ये, इसकी ये, तो पूरे में एक लेयर हो गई ना हॉरिजॉन्टल लेयर। तो इसको हम अंडरस्टोर्स कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टोर्स। ठीक है, अंडरस्टोर्स प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, अंडरस्टोर्स। आगे सुनो, जाइंट एंड टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूटेड द टॉप लेयर फॉलोड बाई श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस। अब इसका मतलब क्या है, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ एक लेयर बनाते हैं जो कि श्रब्स और बड़ी बड़ी ग्रासेस जो हैं वो फॉलो करती है। ठीक है, जैसे इसमें देखो, ये छोटे छोटे श्रब हो गई। ठीक है, ये श्रब्स हो गई। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये ग्रासेस हो गई, तो ये इनके लिए एक लेयर बना देती है। अब देखो बच्चों, आगे समझो। एंड हर्ब्स फॉर्म्ड द लोएस्ट लेयर। और सबसे छोटी वाली लेयर किसकी होती है? हर्ब्स की। अब इसमें देखो हर्ब्स कहाँ है, ये रहा। हर्ब्स क्या होता है बच्चों? हर्ब्स वो होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, और छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं। तो डिफरेंट लेयर बन रही है यहाँ पे। ये बड़े प्लांट की एक अलग लेयर हो गई। अगर एक श्रब प्लांट की देखो ये श्रब है तो इसकी लेयर एक अलग हो गई, और ये हर्ब है, इसकी सबसे छोटी लेयर हो गई। बात समझ में आ रही है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। Would we see similar kind of trees in every forest? Ask भूजो। अब भूजो का सवाल क्या है, क्या हमें हर जंगल में एक ही तरीके के प्लांट्स दिखते हैं, एक ही तरीके के पेड़ पौधे दिखते हैं हमें वहां पे? नहीं। आस्क्ड भूजो। प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया, नो, ऐसा नहीं होता। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देयर आर वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर प्लांट्स। The types of animals also differ from forest to forest। ठीक है, मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, तो वो हर फॉरेस्ट में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग पेड़ पौधे जो हैं वो जन्म लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हर जगह एक से जानवर नहीं मिलते। ठीक, अलग अलग जगह अलग अलग जानवर मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर जैसे आप कोई एक फॉरेस्ट में जाओ, ठीक, वो ट्रॉपिकल रीजन में हो, है ना। अब अगर आप एक माउंटेन वाले रीजन में जाओ और वो माउंटेन रीजन वाले में जाओगे तो वहाँ पर अलग तरीके के आपको पेड़ पौधे मिलेंगे और जानवर भी दोनों में डिफरेंट होंगे। ठीक है, समझ में आया अच्छे से आपको? आगे देखो। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here। अब कुछ बच्चे थे, वो जो तितलियां थी, सुंदर सुंदर तितलियां थी, वहां मंडरा रही थी, उनको देखने में व्यस्त थे। And there on the floor of shrubs and herbs। और कुछ जो फूल निकल रहे होते हैं श्रब्स के और हर्ब्स के, उनको देख रहे थे। They had a close look at the bushes।
आप बशेस क्या होते हैं? बशेस होते हैं बच्चों छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनको हम बशेस कहते हैं, ठीक है। वाइल डूइंग दैट, अब वो थोड़ा सा पास में गए, प्लांट को थोड़ा सा पास से देखने लगे, तो फिर ऐसा करते समय क्या हुआ, जो उनके कपड़े हैं उस पर कुछ बीज लग गए, ठीक है। और कुछ जो छोटे छोटे प्लांट्स जो थे ना, छोटे छोटे प्लांट्स की कुछ ब्रांचेस थी ना, वो उनके कपड़ों पर लग गए, ठीक है। कुछ जैसे कहते हैं लकड़ी छोटी सी लकड़ियाँ जो होती है ना, वो उनसे चिपक गए, ठीक है। आगे देखो, दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्वेरल्स, ant and various other small animals on the bark of tree। अब देखो वो कई सारे इंसेक्ट्स को देखने, उन्होंने कई सारे इंसेक्ट्स देखे, है ना। अच्छा, स्क्वेरल्स देखी, चींटियाँ देखी और कुछ छोटे छोटे जानवर भी देखे। और क्या देखा उन्होंने? ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, ये तो छोटे छोटे जानवर उन्होंने ट्री की बाग पर देखे, वो हो गया। अच्छा, कुछ प्लांट्स थे एंड ऑन, कुछ प्लांट्स की पत्तियां थी, एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जो जंगल का जो ज़मीन थी ना, उस ज़मीन पर कुछ पेड़ की पत्तियां डली हुई थी और साथ ही कुछ सड़ रही हुई पत्तियां डली थी। देखो बच्चों, ये रहा, ये आप इससे देखकर समझ सकते हो कि जो फॉरेस्ट है उसकी ज़मीन किस तरह की दिखती होगी। यहाँ पर कुछ अच्छी लीव्स भी पड़ी हुई हैं और कुछ लीव्स ऐसी हैं जो सड़ रही हैं। डिकेइंग का मतलब सड़ना। They started making sketches of these creatures। वो अब स्केच बनाना शुरू कर दिए। The forest floor seemed dark colored। जो फॉरेस्ट फ्लोर था, जो फॉरेस्ट की जो जमीन थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही थी, ठीक। And was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs। twigs क्या होता है बच्चों? जो छोटे छोटे जैसे ये इधर से समझो, ये ट्री हो गया, जो ट्री है उसकी एक ब्रांच हो गई, ठीक है। ट्री नहीं है, ये ट्री की एक ब्रांच हो गई। अब यहाँ से लीव्स जाती है ना, यहाँ से लीव्स जाती हैं इस तरह से, तो यहाँ लीव्स नहीं जा रही हैं, इस पर कोई भी लीव्स नहीं लगी है, ये बस एक लकड़ी है सिंपल। तो इस तरह के काफ़ी सारे मटेरियल जो है वो वहाँ पर पड़े हुए थे, ठीक है। कुछ फ्रूट्स भी डले थे और कुछ बीज भी डले थे वहाँ पर, बात समझ में आ रही है। और जो पत्तियां थी वो सड़ रही थी, तो फॉरेस्ट का फ्लोर कुछ इस तरह से दिख रहा था वहाँ पे। और कुछ छोटे छोटे हर्ब्स भी थे। हर्ब्स का मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। और जो सड़ रहा था ना, ज़मीन पे जो मटीरियल सड़ रहा था वो काफ़ी नमी वाला था और साथ ही गर्म था। ऐसा क्यों था? Children picked up various seeds and leaves for their collection। बच्चों ने कई सारे बीज और लीव्स अपने पास रख लिए। Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet। अब बच्चे कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट में वो डेड लीव्स थी उनके लेयर पर जब वो चल रहे थे, यानी ज़मीन पर जब वो चल रहे थे जहाँ पर लीव्स कई सारी बिखरी हुई थी, तो वहाँ उन्हें चलते टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई स्पॉन्गी कारपेट यानी कोई मुलायम कारपेट पर चल रहे हो। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन थी उस पर जो मैटर सड़ रहा था, क्या वो हमेशा वार्म होता है? डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म यानी जो चीज़ सड़ रही होती है वो क्या हमेशा ही गर्म होती है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। और उन्होंने कहा कि आपको एक एक्टिविटी करनी चाहिए इसका आंसर लेने के लिए। डिग अ स्मॉल पिट। आपको क्या करना है? एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। और फिर क्या करना है? उसमें कुछ सब्जियों के छिलके डाल दो और कुछ पत्तियां डाल दो, ठीक है। कवर देम विथ सॉइल। और फिर उसे मिट्टी से ढक दीजिए। एड सम वाटर। कुछ पानी डालिए थोड़ा सा। आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद,
रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है ना उसको हटाइए। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, क्या अब जो गड्ढा आपने खोदा है जब आप उसकी सॉइल की ऊपर वाली लेयर हटाएंगे तो जो अंदर वाली लेयर होगी बच्चों वो गरम गरम लगेगी। तो इससे आप क्या सीख रहे हो, इससे आपने ये सीखा कि जो मैटर सड़ रहा होता है वो अपने आप में गरम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको सड़ने के लिए जो उसको सड़ाता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो सड़ाते हैं। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो सॉइल में होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उसको खाते हैं और अलग अलग तरीके की गैसेस रिलीज करते हैं और उन गैसेस की वजह से जो सॉइल की लेयर है वो गरम गरम लगती है और इससे ये पता चलता है कि जो मैटर सड़ रहा है वो हमेशा गर्म होता है। गॉट इट, अच्छे से समझ में आया। आगे देखिए, पहेली आस्क्ड, पहेली ने पूछा देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, यहाँ पर तो कई सारे पेड़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और इस तरह की कई सारे जंगल हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री। अब वो पहेली कहती है कि कई सारे पेड़ हैं और इस तरह के कई सारे जंगल हैं, तो फिर इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर हम एक फैक्ट्री यहाँ खड़ी कर लें। अब इसकी बात को बच्चों गौर करो, बहुत ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ पर देखो बच्चों, अब प्रोफेसर अहमद समझाएंगे आपको। यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। आपने चैप्टर 1 में ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों, जो अपना खाना खुद बनाए। ऑटो का मतलब खुद, तो अपना खाना खुद बनाए, तो ऐसे जीवों को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम लोग, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स पर अपने खाने के लिए निर्भर हैं। समझ में आ रही है बात। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, ठीक है, जो सड़ा हुआ जो भी चीज़ सड़ जाती है उस चीज़ को खाते हैं, जैसे कि फंजाई, और भी कई सारे थे इसमें। तो आगे देखो बच्चों, यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, और आपको पता है ना कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे खाना बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझाया था ना। चलो आगे देखो, ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब शाकाहारी और कार्निवोर्स का मतलब मांसाहारी, तो ये जो है ये अल्टीमेटली प्लांट्स पर ही डिपेंड है उनके खाने के लिए, ठीक है बच्चों। अभी तक आप चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हो, लेकिन जब आप किसी फॉरेस्ट में जाओगे ना, तो जो भी आपने चैप्टर्स में पढ़ा है अपनी साइंस की बुक में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे इसके बारे में ये पता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। तो आपको ये जो स्टडी आप करते जा रहे हो ये उस टाइम पर समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, ठीक। तो इसीलिए पढ़ते रहो और सीखते रहो। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाई अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे जीव जंतु जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि हो गया हिरन, वो अक्सर कर कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाए जाते हैं, है ना। एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाई इंसेक्ट, जैसे कि घास खाई किसने? इंसेक्ट ने खाई, विच इन टर्न्स इज टेकन बाई द फ्रॉग, और फिर इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाई स्नेक, और फिर फ्रॉग को किसने खाया? सांप ने खाया। दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन, और इससे क्या बनी? एक फूड चेन बनी। ग्रास को इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को ईगल ने, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर सन और वाटर की हेल्प से जो ग्रासेस हैं उन्होंने अपना खाना बना लिया, फिर उसको किसने खाया? उसको ग्रास हॉपर यानी एक इंसेक्ट ने खाया।
फिर एक इंसेक्ट को किसने खाया? इस फ्रॉग ने खाया। फिर इस फ्रॉग को किसने खाया? एक स्नेक ने खाया, ठीक है। फिर एक स्नेक को किसने खाया? इस हॉक ने खाया। और फिर हॉक जब मर गया तो उसे किसने खाया? डिकम्पोजर्स ने खाया, फंजाई वगैरह ने खाया। और ये इस तरह से फूड चेन चलती है, ठीक है। और अगर हम जंगल ही उजाड़ देंगे तो ये फूड चेन कितने लोगों को डिस्टर्ब करेगी? देखो, ग्रास ऊपर उसको खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे, फ्रॉग मर जाएंगे, स्नेक मर जाएंगे, ईगल, ये हॉक, ये भी मर जाएंगे। सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक। मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। और कई सारी फूड चेन्स जो हैं वो जंगलों में पाई जाती है। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड, और सारी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर एक भी डिस्टर्ब होती है तो फिर इसका असर सब पे पड़ता है। इट अफेक्ट अदर फूड चेन, और इसका असर कई और फूड चेन्स पे भी पड़ता है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स, और जो फॉरेस्ट का हर हिस्सा है वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है। इफ वी रिमूव वन कॉम्पोनेंट, से ट्री, ऑल अदर कॉम्पोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। और अगर हम एक कॉम्पोनेंट, एक अंग फॉरेस्ट का, जिसे हम ट्री कहते हैं, अगर हम उसको हटा देंगे तो इसकी वजह से पूरे ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। समझ में आया? तो इसके आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।